अंग्रेजी व्याकरण के बारे में एक मज़ेदार बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसे सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लेकिन जब इसके नियमों के बारीकियों में जाते हैं तो अक्सर उलझन हो जाती है। ख़ास तौर पर क्रियाएं यानी वर्ब्स और उनके काल टेंसेस, ये तो कई लोगों के लिए सिर दर्द है। बिल्कुल। और अक्सर सवाल ये नहीं होता कि नियम क्या है, बल्कि ये होता है कि नियम वैसा क्यों है। हाँ, ये क्यों? और ये क्यों समझना ही भाषा को रटने की जगह उसकी आत्मा को समझने में मदद करता है। एकदम सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही है। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ तो सीधी सादी व्याकरण गाइड हैं। हाँ, जो सीधे सीधे नियम बताती हैं। बिल्कुल। कुछ ब्लॉग पोस्ट्स भी हैं जो आम गलतियों पर बात करते हैं, और भाषा के इतिहास से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी भी है। तो आज हम सिर्फ नियमों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे तर्क को, उनके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे आम गलती से शुरू करते हैं, जो लगभग हर कोई करता है, डू, डज और डिड के साथ। हम सबने shouldn't liked जैसा कुछ न कुछ सुना ही है, या शायद कहा भी है। हाँ, सुने में पहली बार में शायद उतना गलत न लगे। सही बात है, लेकिन इसमें एक तार्किक गलती छिपी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण यहाँ जरूरत से ज्यादा काम नहीं करवाना चाहता। ये बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। भाषा अक्सर सबसे कुशल रास्ता चुनना चाहती है। इसे आप व्याकरण की इकोनॉमी या किफायत कह सकती हैं। तो ये किफायत काम कैसे करती है? एक स्रोत है इंग्लिश बाय द डे। वो एक बहुत ही सीधा सा नियम बताता है कि डू, डज या डिड के बाद हाँ, इनके बाद क्रिया हमेशा अपने मूल रूप में यानी बेस फॉर्म में आती है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सरल है। ये शब्द डू, डज, डिड ये सब सहायक क्रियाएं हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। इनका काम ही है मुख्य क्रिया की मदद करना, खासकर सवाल बनाने में या नकारात्मक वाक्य बनाने में। और मदद करते हुए ये काल का टेंस का सारा बोझ खुद उठा लेती हैं। अच्छा, मतलब ये सुपर हीरो की तरह हैं जो सारा भारी काम खुद कर लेते हैं। हाँ, अब ऐसा समझ सकते हैं। डिड चिल्लाकर कहता है मैं भूतकाल हूँ, और डज कहता है मैं वर्तमान काल हूँ और तीसरे व्यक्ति के लिए हूँ। अच्छा, तो जब सहायक क्रिया ने पहले ही काल बता दिया तो मुख्य क्रिया को दोबारा वही काम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए शी डिडंट लाइक्ड द प्रेजेंट गलत है। डिड ने पहले ही बता दिया कि बात भूतकाल की है। हाँ, तो मुख्य क्रिया लाइक को आराम करने दिया जाता है। सही वाक्य होगा शी डिडंट लाइक द प्रेजेंट। व्याकरण में दोहराव की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और यही बात सवालों पर भी लागू होती है। डज योर गर्लफ्रेंड वर्क्स इन द सेम कंपनी? इसमें डज ने पहले ही एस का काम कर दिया है, तो वर्क को दोबारा वर्क्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो सही सवाल होगा डज योर गर्लफ्रेंड वर्क। एकदम सही। अब यहाँ एक और सवाल उठता है। एक स्रोत बताता है कि सहायक क्रियाएं दो तरह की होती हैं। एक तो ये डू, बी, हैव वाली, और दूसरी होती है मॉडल क्रियाएं, जैसे कैन, कुड, विल, शुड। तो क्या होता है जब हम एक सहायक की मदद के लिए दूसरी सहायक क्रिया को बुला लेते हैं, जैसे डज शी कैन ड्राइव? तब व्याकरण में एक ट्रैफिक जैम लग जाता है। ट्रैफिक जैम? हाँ, ये ऐसा है जैसे एक गाड़ी में दो ड्राइवर एक ही स्टीयरिंग व्हील पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। मॉडल क्रियाएं जैसे कैन, शुड, विल ये खुद में ही बहुत शक्तिशाली सहायक हैं। उन्हें किसी और की मदद की जरूरत नहीं होती। मतलब एक वाक्य में दो बॉस नहीं हो सकते। सही समझे। तो आप डज शी कैन ड्राइव नहीं पूछेंगे, आप सीधे कैन को ही कमांड देंगे और पूछेंगे कैन शी ड्राइव। मॉडल क्रियाएं सवाल पूछने और नकारात्मक वाक्य बनाने का काम खुद कर लेती हैं। उन्हें डू या डज जैसे बाहरी हेल्पर की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। और ये सहायक क्रियाएं ही तो हैं जो हमें बताती हैं कि कोई काम कब हुआ। इसी से तो टेंसेस का पूरा सिस्टम बनता है ना। जो अक्सर सबसे ज्यादा उलझाता है। हाँ, ये हमें समय के नक्शे पर सही जगह दिखाने में मदद करती हैं, और कुछ काल तो दूसरों से ज्यादा पेचीदा लगते भी हैं। बिल्कुल। तो चलिए एक ऐसे ही काल पर चलते हैं जो सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाम से ही लगता है कि कुछ बहुत मुश्किल आने वाला है। नाम थोड़ा डरावना है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा और बहुत उपयोगी है। एक स्रोत के मुताबिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसे काम के बारे में बताता है जो भविष्य में किसी तय समय से पहले पूरा हो चुका होगा। ये भविष्य में खड़े होकर बीते हुए कल को देखने जैसा है। हाँ, ये भविष्य में एक डेडलाइन सेट करता है और बताता है कि उस डेडलाइन तक काम खत्म हो जाएगा।
इसकी संरचना भी सीधी है। क्या है? विल हैव प्लस क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल। उदाहरण के लिए बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव सेव्ड इनफ मनी फॉर अ कार। मतलब अगला साल जब आएगा तब तक कार के लिए पैसे बचाने का काम पूरा हो चुका होगा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना भविष्य के दूसरी कालों से करना। जैसे फ्यूचर सिंपल, आई विल सेव मनी, मैं पैसे बचाऊंगा, एक इरादा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, नेक्स्ट ईयर आई विल बी सेविंग मनी, मतलब अगले साल मैं पैसे बचाने की प्रक्रिया में रहूंगी। ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव सेव्ड मनी, मतलब अगले साल तक मैं पैसे बचाने का काम पूरा कर चुकी होंगी। तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक इरादा है, एक प्रक्रिया है और एक में काम पूरा हो चुका है। लेकिन यहीं पर एक स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है जो मेरे दिमाग को थोड़ा चकरा रही है। उसमें लिखा है कि कुछ भाषाविद मानते हैं कि अंग्रेजी में तकनीकी रूप से फ्यूचर टेंस जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, ये व्याकरण की दुनिया का एक, कह सकते हैं, खुला रहस्य है। मतलब इतने सालों से हम स्कूल में फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं और अब पता चल रहा है कि वो है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? उनका तर्क ये है कि अंग्रेजी क्रियाएं सिर्फ दो तरह से अपना रूप बदलती हैं समय बताने के लिए। वर्तमान जैसे ईट या ईट्स, और भूतकाल एट। अच्छा। भविष्य के लिए कोई खास क्रिया का रूप नहीं है। हम भविष्य बताने के लिए एक मॉडल क्रिया विल का इस्तेमाल करते हैं जो असल में इरादा, वादा या संभावना दिखाती है, न कि सिर्फ समय। अरे वाह! तो जब हम कहते हैं आई विल गो, तो हम तकनीकी रूप से ये नहीं कह रहे हैं कि मैं भविष्य में जाऊंगा, बल्कि ये कह रहे हैं कि मेरा जाने का इरादा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट एक बहुत उपयोगी और आम शब्द है। लेकिन अगर हम बहुत गहराई में जाएं, तो ये एक मॉडल क्रिया विल और एक परफेक्ट इन्फिनेटिव हैव सेव्ड का मेल है। ये भाषा के लचीलेपन का एक बेहतरीन उदाहरण है। वाह! ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। अच्छा, अभी आपने फ्यूचर परफेक्ट की संरचना में पास्ट पार्टिसिपल का जिक्र किया, जैसे सेव्ड या फिनिश्ड, और यहीं से मेरा अगला सवाल आता है जो शायद हर किसी के मन में आता होगा। कुछ क्रियाओं का पास्ट टेंस बनाना इतना आसान क्यों है? जैसे वॉक का वॉक्ड हो जाता है, जबकि कुछ का रूप पूरी तरह बदल जाता है, जैसे सिंग का सैंग हो जाता है। ये इतना बेतरतीब क्यों लगता है? ये बेतरतीब लगता है, लेकिन है नहीं। इसका जवाब अंग्रेजी भाषा के हजारों साल पुराने इतिहास में छुपा है। ये किसी म्यूजियम में जाने जैसा है। ठीक है, तो पहले आज की परिभाषा साफ कर लेते हैं। जिन क्रियाओं के अंत में डी या ईडी लगता है उन्हें रेगुलर क्रियाएं कहते हैं, जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड। और जिनका कोई तय पैटर्न नहीं होता उन्हें इर्रेगुलर क्रियाएं कहते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। सही है। लेकिन अब चलते हैं असली कहानी पर। पुरानी अंग्रेजी में, मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले, दो तरह की क्रियाएं होती थीं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और वीक वर्ब्स। एक मिनट। तो आप कह रही हैं कि जिन्हें हम इर्रेगुलर कहकर सबसे मुश्किल समझते थे, वे असल में भाषा के स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर नियम थे। हाँ। और रेगुलर क्रियाएं वीक यानी कमजोर थीं। ये तो पूरी कहानी ही उल्टी है। बिल्कुल, यही तो मजेदार बात है। जो वीक वर्ब्स थे वे आज की रेगुलर क्रियाओं के पूर्वज हैं। वे अपना पास्ट टेंस बनाने के लिए अपने अंत में एक बाहरी अक्षर जैसे डी या टी जोड़ते थे। वे बाहरी मदद पर निर्भर थे। जैसे वॉक में ईडी जोड़ना, ये एक वीक वर्ब की निशानी थी। एकदम सही। और जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स थे वे आज की इर्रेगुलर क्रियाओं के पूर्वज हैं। वे पास्ट टेंस बनाने के लिए किसी बाहरी मदद पर निर्भर नहीं थे। वे अपने अंदर ही बदलाव करते थे। वे अपने मुख्य स्वर को बदल देते थे। इस प्रक्रिया को भाषा विज्ञान में एब्लाउट कहते हैं। एब्लाउट, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। यह एक बहुत पुरानी और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है सिंग, सैंग, संग। यहाँ क्रिया के अंदर का स्वर आई से ए और फिर यू में बदल रहा है। यह क्रिया बाहरी ईडी की बैसाखी के बिना अपनी अंदरूनी ताकत से अपना काल बदल रही है। इसीलिए इसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता था। बिल्कुल। इसी तरह की एक और प्रक्रिया थी जिसे आयुमलाउट कहते हैं, जिसकी वजह से हमें फुट का फीट और गूस का गीज जैसे रूप मिले। यह भी एक तरह का आंतरिक स्वर परिवर्तन ही था। ये तो कमाल है। तो इर्रेगुलर क्रियाएं असल में अनियमित नहीं हैं, बल्कि वे एक बहुत पुराने, व्यवस्थित और स्ट्रॉन्ग सिस्टम का हिस्सा हैं। वे सिर्फ इसलिए अनियमित लगती हैं
क्योंकि समय के साथ ज्यादातर क्रियाएं आसान वाले वीक पैटर्न को अपनाने लगी। आपने बिल्कुल सही समझा। वे एक पुराने कुलीन वर्ग की तरह है जो अभी भी अपने पुराने नियमों पर चल रहा है। तो अब जब हमें ये गहरा इतिहास पता चल गया है तो देखते हैं कि आज की दुनिया में ये कैसे काम करता है, खासकर जब भाषा खुद एक जैसी नहीं है। मैं अमेरिकी और ब्रिटिश अंग्रेजी के फर्क के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, इस पर बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और ये अंतर अक्सर इन्हीं ऐतिहासिक नियमों और काल के इस्तेमाल से जुड़े होते हैं। जैसे हाल ही में हुई किसी घटना के बारे में बताने के लिए अमेरिकी अंग्रेजी में अक्सर सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। आई एट टू मच, मैंने बहुत खा लिया, सीधा और सरल। जबकि इसी स्थिति में ब्रिटिश अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्राथमिकता दी जाती है। आई हैव ईटन टू मच। दोनों का मतलब एक ही है कि खाने का असर अभी भी है, पर काल का चुनाव अलग है। और ये गॉट और गॉटन वाला चक्कर तो आज भी मुझे लिखने से पहले एक बार सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, गेट का पास्ट पार्टिसिपल गॉटन लगभग पूरी तरह से अमेरिकी है। ब्रिटेन में गॉट ही कहते हैं। ये दिखाता है कि भाषा कैसे अलग-अलग जगहों पर विकसित हुई। अमेरिका में गॉटन ने अपना पुराना रूप बचाए रखा, जबकि ब्रिटेन में ये सरल होकर गॉट बन गया। और औपचारिक लेखन जैसे कि रिसर्च पेपर्स में वहाँ तो काल का इस्तेमाल और भी ज़्यादा सटीक होना चाहिए। मुझे याद है कि अपने शोध पत्र की डिस्कशन लिखते समय मैं हमेशा उलझन में रहता था कि पास्ट टेंस इस्तेमाल करूं या प्रेजेंट। ये एक बहुत आम सवाल है और इसका बहुत तार्किक जवाब है। रिसर्च पेपर के हर हिस्से में काल का एक खास मकसद होता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट और मेथड्स में ज़्यादातर सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप बता रही हैं कि आपने क्या किया। We collected the data, we analyzed the results. ठीक है, ये तो सीधा है, लेकिन इंट्रोडक्शन में मैंने दोनों देखे हैं। क्योंकि वहाँ दो काम हो रहे होते हैं। जब आप स्थापित ज्ञान या सामान्य सत्यों की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे The earth revolves around the sun. लेकिन जब आप बताते हैं कि किसी दूसरे रिसर्चर ने क्या किया था तो आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे Jones 2018 argued that. अच्छा, तो मेथड्स और रिजल्ट सेक्शन में तो सब पास्ट टेंस में ही होगा क्योंकि हम बता रहे हैं कि हमने क्या किया। लेकिन मैंने अक्सर रिसर्च पेपर्स में रिजल्ट सेक्शन में प्रेजेंट टेंस भी देखा है, जैसे फिगर 1 शोज। क्या ये एक अपवाद है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये अपवाद नहीं बल्कि एक नियम है। जब आप अपने किए हुए काम के बारे में बताते हैं तो पास्ट टेंस वी फाउंड अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। लेकिन जब आप पाठक का ध्यान किसी टेबल या आंकड़े की ओर खींचते हैं जो उनके सामने मौजूद है तो आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्योंकि वो टेबल या आंकड़ा उस क्षण में दिखा रहा है। टेबल 5 शोज द रिजल्ट्स। आहा, तो टेबल खुद वर्तमान में मौजूद है लेकिन उसे बनाने का काम भूतकाल में हुआ था। ये बहुत बारीक फर्क है। और अब सबसे मुश्किल हिस्सा, डिस्कशन। वहाँ भी यही मिश्रण है। अपने नतीजों को संक्षेप में बताने के लिए आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, फाइंडिंग्स इंडिकेटेड दैट। लेकिन जब आप उन नतीजों के महत्व, उनके परिणामों और भविष्य के लिए उनके क्या मायने हैं, इसकी व्याख्या करते हैं तो आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दीज रिजल्ट्स सजेस्ट दैट, क्योंकि आपके काम का महत्व और उसकी प्रासंगिकता वर्तमान में भी बनी हुई है। ये समझना मेरे लिए बहुत मददगार है। तो ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो हो चुका है, जो हमेशा सच है, या जो आपके काम का मौजूदा महत्व है। बिल्कुल। काल का सही चुनाव आपके लेखन को सिर्फ सही नहीं बल्कि स्पष्ट और पेशेवर बनाता है। तो आज की हमारी इस बातचीत का सार निकालें तो हमने काफ़ी लंबी यात्रा की है। हमने सहायक क्रियाओं के पीछे की किफ़ायत को समझा, हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की गुत्थी सुलझाई और ये भी जाना कि शायद अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस है ही नहीं। हमने रेगुलर और इरेगुलर क्रियाओं के पीछे का गहरा इतिहास भी देखा और ये जाना कि जिन्हें हम अनियमित कहते हैं वे असल में स्ट्रॉन्ग हैं। और हमने ये भी देखा कि ये नियम असल दुनिया में, चाहे वो अमेरिकी ब्रिटिश अंग्रेजी हो या अकादमिक लेखन, कैसे काम करते हैं। तो नियमों और उनके अपवादों से लेकर उनके इतिहास तक की ये यात्रा काफ़ी दिलचस्प रही। अब एक आखिरी विचार के साथ इस बातचीत को समाप्त करते हैं। जरूर। आज हमने इस बारे में बहुत बात की कि कोई क्रिया कब होती है, वर्तमान में, भूत में या भविष्य में। लेकिन उन क्रियाओं का क्या जो कोई काम या एक्शन दर्शाती ही नहीं है? मतलब क्रिया का तो मतलब ही होता है काम, एक्शन वर्ड। ज्यादातर का होता है लेकिन सबका नहीं। क्रियाएं जैसे नो जानना, बिलीव मानना, ओन मालिक होना या सीम लगना,
ये किसी काम को नहीं बल्कि एक अवस्था या स्थिति को दर्शाती हैं। इन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। आप जानने का काम नहीं करते, आप बस जानते हैं। यह एक अवस्था है और इनके अपने नियम होते हैं, जैसे कि इन्हें आमतौर पर आईएनजी वाले कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप आई एम नोइंग द आंसर नहीं कहते, आप कहते हैं आई नो द आंसर। तो ये एक और परत है। हाँ, और एक सवाल खड़ा करता है, किसी क्रिया के बारे में सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि वो कब होती है या ये कि वो किस तरह की हकीकत को बयां करती है? एक क्षणिक काम को या एक स्थायी अवस्था को? ये सोचने वाली बात है।